हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की। अगर हम बात करते हैं लेक्चर्स की, तो अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं उसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर की कहानी देखी, उसका कंस्ट्रक्शन देखा कि कैसे हमने ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसफार्मर काम करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ईएमएफ इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है ट्रांसफार्मर की, और जो ईएमएफ इक्वेशन यानी कि जो वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल ईएमएफ आ रहा था, सेल्फ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हमें सीखने को मिलेंगी। तो क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, इट्स ऑल अबाउट ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी और टर्न्स का क्या ईएमएफ इंड्यूस पे असर पड़ेगा। और तीसरी चीज़, क्या रिलेशन होता है करंट का, वोल्टेज का और फ्लक्स का, जो कि ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि जो भी हमने अब तक सीखा है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर मैंने आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिया था। मैंने उसके पीछे रीजन दिया था कि इसको समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि मैग्नेटिक एक ही मैग्नेटिक सर्किट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि आपने यहाँ पे प्राइमरी पे वाइंडिंग करी हुई थी, ये प्राइमरी साइड थी। इसको 1 के ऊपर डिग्री की तरह मैंने बनाता हूँ, और ये हो गई सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ये सेकेंडरी साइड थी। हमने क्या करा, आपने वेरिएबल सप्लाई दी थी VS, इसकी वजह से एक वेरिएबल करंट आया था आई नॉट। इस वेरिएबल करंट से यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप हुआ था, वेरिएबल फ्लक्स फाई एम। ये वेरिएबल फ्लक्स जो था, इसकी वजह से यहाँ पे एक E1 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और यहाँ पे E2 म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया था। ठीक है, ये भी वेरिएबल ही थे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको पुराने लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, अब बात हो रही है कि इस E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, यानी कि इसी सेम डायग्राम की, तो यहाँ पे जो आई नॉट करंट था, ये क्या था, वेरिएबल था। ये क्या था, वेरिएबल एसी करंट था। ठीक, तो इसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ कि आई नॉट जो था वो इक्वल टू, आई नॉट क्या है आपका, साइनसोइडल था, साइनसोइडल इन वेव, साइन वेव को फॉलो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, वोल्टेज सोर्स कौन सा लिया था, एसी वोल्टेज सोर्स लिया था। तो जो आई नॉट होगा, यानी कि जो जिस लोड करंट के कारण आपका फ्लक्स आ रहा था, वेरिएबल फ्लक्स, वो क्या होगा, एक साइन वेव को फॉलो करेगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आई एम साइन ओमेगा टी होगी, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, अब आई एम, ये जो साइन ओमेगा टी है, ये आपका साइनसोइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोग जानते होंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये आपकी आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो आई नॉट इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। नाउ अगर बात कर लें, तो हम जानते हैं कि ये जो करंट होता है उसी से फ्लक्स आता है। तो यानी कि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फ्लक्स होगा, यूजफुल फ्लक्स, फाई यूजफुल, जो यानी कि इस कोर के अंदर जो फ्लो कर रहा है, वो हो जाएगा तुम्हारा फाई इक्वल टू फाई एम, मैक्सिमम वैल्यू उस फ्लक्स की, साइन ओमेगा टी। ये देखो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आई क्या था, आई नॉट इक्वल टू आई एम, मैक्सिमम वैल्यू नो लोड करंट की, इंटू साइन ओमेगा टी था। क्योंकि इसी की वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, इसी की वजह से फ्लक्स आ रहा है, तो इसीलिए सेम इक्वेशन आ जाएगी और ये सेम फेज में होगा। ठीक है, तो फाई एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, सेम फ्लक्स में दोनों होंगे। यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू वो याद रखना, 2πf होती है। एफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर सप्लाई, यानी कि एसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है, वीसी सोर्स, जो वीएस सोर्स, जो यहाँ पे हम लोग वीएस सोर्स लगाए हुए थे, इसकी अगर हम लोग, ये जो वीएस सोर्स है, ये अगर एफ फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, जो कि भारत के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, अगर आप ब्रिटेनिया, सॉरी, अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ 60 हर्ट्ज होती है, तो ये वही फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करोगे, तो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πf, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2πf होती है। ठीक, तो यहाँ तक आगे। अब हम जानते हैं कि फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था कि भाई जब भी वेरिएबल फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स एक्शन से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो फैराडे का जो फॉर्मूला था, E इक्वल टू माइनस का N डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे माइनस साइन जो था वो लेंस के कारण आया था, ये मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, फैराडेज के बेसिक लेक्चर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये क्या था, वेरिएबल फ्लक्स, ये क्या दिखा रहा था, वेरिएबल फ्लक्स। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को आगे ले जाते हैं, तो ईएमएफ E इक्वल टू माइनस का N डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं सबसे पहले सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की। सेल्फ इंड्यूस्ड का मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इस E1 की। ठीक है, ये E1 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर E1 की बात करेंगे, तो E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू माइनस का नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी में N1 है, इंटू
डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे जो फ्लक्स था फाई, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी फाई की वैल्यू, हमने लिया था फाई एम साइन ओमेगा टी, अभी पीछे हमने देखा था। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का n1। अब जब हम साइन को डी टी से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी टर्म्स में, तो जो आउटपुट निकल के आ जाता है वो कितना आ जाता है, फाई एम आ जाएगा। फाई एम तो बाहर है, कांस्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, इंटू ओमेगा इंटू साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं कि जब आप साइन को डिफरेंशिएट करते हो तो कॉस आ जाता है, तो सिंपल सा आपका E1 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का n1 फाई ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अभी यहां सॉल्व नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। ठीक, यहां तक आ गया। नाउ आगे अगर बात करें इसी की, यानी कि जो हमने अभी निकाला है, इसके अंदर अगर हम लोग कहें कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा, अगर ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेम ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, जो कॉस जो यहाँ पे अभी आपको क्या था, कॉस ओमेगा टी आया था, यहाँ से रिप्लेस कर दो इसको। तो अगर इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n1, ठीक है, उसके बाद ओमेगा, ठीक, देन फाई एम, देन कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक, अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये माइनस साइन, अगर यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। देखो, ये साइन को अगर मैं अंदर थीटा की तरफ ले जाता हूँ तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारी n1 ओमेगा फाई एम, ठीक है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी की जगह कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस का 90, क्योंकि माइनस साइन अंदर ले लिया है। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये जो फाइनल फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आया है, ये क्या बता रहा है भाई, ये कह रहा है, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे तो, अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको, ये जो वैल्यू है ये पूरी, ठीक है, हम जानते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी हमेशा कि वी एम साइन ओमेगा टी, इस तरीके की इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी। तो ये चीज क्या है, देखो, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ओमेगा जो तुमने लिया है वो भी कांस्टेंट है, 2 पाई एफ, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स भी सेम होगा, कांस्टेंट होगी। तो ये सारी चीजों को हम लोग कह सकते हैं ई मैक्सिमम कह सकते हैं। समझ में आई बात ये, तो इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कह देते हैं। तो अब जो फॉर्मूला मेरे पास आ गया निकल के, वो आया निकल के कि E1 की जो वैल्यू है इक्वल टू E की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम इंटू साइन 90 माइनस, सॉरी, साइन ओमेगा टी माइनस का 90। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज क्लियर हो गई। जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि क्या होगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म की बात की जाए तो वोल्टेज जो होगा E वोल्टेज, वो क्या होगा, वो मैक्स इस तरीके से साइनसोइडल वेव को फॉलो करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, यहाँ पे ये आ जाएगी E मैक्सिमम। ठीक है, और E मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी तुम्हारी n1 फाई एम और ओमेगा, ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, तो यानी कि जो तुम्हारा वोल्टेज बनेगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज बनेगा तुम्हारे सर्किट के अंदर, वो एक साइनसोइडल वेव का होगा, यानी कि साइनसोइडल वोल्टेज होगा। उसकी खास बात क्या होगी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n1 फाई एम ओमेगा होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, और जितना फ्लक्स यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी, प्लस ओमेगा पे डिपेंड करेगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी पे, क्या फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नाउ यहां तक की टॉपिक तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ जो एक और चीज जो मिसिंग है भाई, इसका क्या मतलब है, ये चीज क्या बता रही है, तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स जो था, फ्लक्स, ठीक, वो कितना था, वो था तुम्हारा फाई एम साइन ओमेगा टी था। ठीक है, और जो E1 निकल के आया इस फ्लक्स के कारण, वेरिएबल फ्लक्स के कारण जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज जो हुआ है वो कितना E1 है, वो कितना निकल के आया है, E मैक्सिमम। ठीक, और साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो तुम्हारा EMF इंड्यूस्ड होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो होगा, वो जो वेरिएबल फ्लक्स है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है, उससे 90 डिग्री लैग करेगा। माइनस साइन का मतलब होता है लैग, यानी कि 90 डिग्री लैग करेगा। बात समझ में आ रही है, तो यानी कि ये जो माइनस 90 ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये E1 जो है वो लैग करेगा फाई से बाई 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो ग्राफ से देखते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं वेव शेप का, तो अगर हम ये मान के चलें कि भाई ये हमारी फ्लक्स की वेव फॉर्म है, ये फ्लक्स है, ठीक है, ये
फाई की वेव फॉर्म है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी ये फाई एम है और ये जो है साइन ओमेगा टी को फॉलो कर रही है। ये जो वेव फॉर्म है इसकी इक्वेशन कितनी है, फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, जिसमें ये ओमेगा टी है। क्लियर हो गया? तो अगर ये वेव फॉर्म ये है तो भाई आगे चलते हैं। तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, ये हो गया ई एम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, जो कितना होगा N1 फाई एम और ओमेगा, ठीक है, और ये ओमेगा टी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको देखो, जो अगर आप वेव बनाओगे 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। 90 डिग्री लैग का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री लैग का मतलब जिस समय आपकी वेव ऊपर होगी, यानी कि फ्लक्स का वेव जो है वो 90 डिग्री आगे चल रही होगी ईएमएफ की E1 की वेव से। क्लियर हो रहा है? इससे कैसे, मतलब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो भाई इसकी जो वेव है 90 डिग्री के बाद शुरू होगी, यानी कि ये अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगी। ये आ गई आपकी इक्वेशन, ये आ गई तुम्हारी वेव। बात समझ में आ रही? यानी कि अगर तुम्हारा फ्लक्स जो है, अगर तुम्हारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर का फ्लक्स है वो अगर 0 पे स्टार्ट हुआ है तो जो उससे बनने वाला वोल्टेज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1, यानी कि जो ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री के बाद आपका ऑपरेट होगा। ये होगा 90 डिग्री, यानी कि जिस समय फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय ईएमएफ की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखो, जो वेव 90 डिग्री लैग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, आई होप ये समझ में आ गई होगी कि 90 डिग्री लैग का मतलब होता है 90 डिग्री के बाद तुम्हारा ईएमएफ बनना शुरू होगा, ठीक है। 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। नाउ अगर बात कर लेते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू की, ठीक, तो देखो भाई आरएमएस को जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम कहें कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वो कितनी है, वो है तुम्हारी एन ओमेगा और फाई एम, ठीक है, यही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2, यही होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमेशा से। तो जरा इसको देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एन है, ओमेगा है, फाई एम है, ठीक, डिवाइड बाई √2 है, ठीक। ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं। तो यानी कि कितना हो गया, n इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू फाई एम, ठीक है, डिवाइड बाई √2, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा, अगर हम ये देखो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है, ठीक है, 2 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, √2 ये है, तो 2 पाई और डिवाइड बाई √2, इन दोनों को अगर मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, तो आपका ERMS की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ERMS की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल टू 4.44 आती है वैल्यू, ठीक है, F इंटू एन इंटू फाई एम। क्लियर हो गया? ये आ गई तुम्हारी आरएमएस की वैल्यू, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए, आपको इक्वेशन पता हो गई, इक्वेशन अगर इसकी इक्वेशन बता दूं तो इसकी इक्वेशन होगी तुम्हारी ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि भाई 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक। तो आपको जो फॉर्मूला निकल के आया, आपने ये देख लिया इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है E1 और जो फ्लक्स है, यानी कि जिसकी वजह से वो बन रहा है, उससे वो 90 डिग्री लैग करेगा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है। तो जब आपने ये देख लिया, प्लस आपने आरएमएस वैल्यू निकाल ली, तो आरएमएस वैल्यू आपके सामने आ गई। ये वाली इक्वेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, यानी कि फॉर्मूले की तरह इसका इस्तेमाल करा जाएगा। यानी कि अगर तुम्हें याद रखना है कि भाई ईएमएफ इक्वेशन आरएमएस कितनी, आरएमएस की वैल्यू E1 में इंड्यूस होगी, यानी कि ERMS E1 RMS, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की, अगर सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की बात करी जाए, वोल्टेज आरएमएस वैल्यू, तो वो हो जाती है तुम्हारी 4.44 F N फाई एम। कई लोग इसको T भी लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को T भी लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स को T लिखोगे 4.44 FT फाई, ठीक है, इतना वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा, आरएमएस इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। समझ में आ गया? नाउ सेकेंडरी वाइंडिंग बात करें तो फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग में भी देखो सेम फ्लक्स है जिसकी वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस होगा, तो इसीलिए सिमिलर वोल्टेज इंड्यूस होता है। जैसे हमने प्राइमरी का डेरिवेशन करा है उसी तरीके से सेकेंडरी का डेरिवेशन होगा, और वहां पे सेम जो E2 RMS की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4.44 FN2, यहाँ पे N1 आ जाएगा, FN2 फाई, ठीक, इतना फाई एम, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की ये आ जाती तुम्हारी ERMS2। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि अगर प्राइमरी की बात करी जाए तो आरएमएस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी तुम्हारी 4.44 F,
ठीक है, इंटू N1 प्राइमरी के टर्न्स इंटू 5 मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की। अगर हम बात करें सेकेंडरी में RMS की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल टू 4.44 F N2 इंटू 5M। बात समझ में आ रही, ये यहाँ पे आया था, ठीक है। तो अच्छा ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे आई हैं, सेम सिमिलैरिटी का सिमिलैरिटी है इनकी, 5m की वैल्यू सेम है, f की वैल्यू सेम है, डिफरेंस का है, डिफरेंस है n1 और n2 में। तो खास बात जो ध्यान रखने वाली है कि भैया ये क्यों दोनों इक्वेशन एक ही तरीके से ड्राइव हो रही हैं, तो इसका रीजन मैंने कल आपको वर्किंग में भी बताया था, एक दिन पहले जब आपने वर्किंग सीखी होगी, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी कि भाई सेम फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स, यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ, जो फ्लक्स तुम्हारा इसके अंदर कोर के अंदर जो फ्लक्स है ये 5m, इसी की वजह से E1 आएगा और इसी की वजह से E2 आएगा। तो क्योंकि सेम ही फ्लक्स की वजह से E1 और E2 आ रहा है, इसीलिए दोनों की इक्वेशनें भी लगभग इक्वल आएंगी। केवल जो डिफरेंस होगा वो ऑन द डिफरेंस ऑफ टर्न्स, केवल टर्न्स का डिफरेंस होगा, बाकी दोनों में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये कौन सा है, ये तुम्हारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये है आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों वोल्टेज 90 डिग्री, अच्छा हाँ, दोनों वोल्टेज 90 डिग्री जो है वो लैग करेंगे 5m से, यानी कि जो फ्लक्स, अगर फ्लक्स की वजह से वोल्टेज बन रहा है तो ये चीज हमेशा याद रखना, वो जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लैग करता है बनाने वाले फ्लक्स से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो d∅dt जब करोगे, तो आपको मैंने डेरिवेशन में यहाँ चीज सिखाई थी, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी तुम्हारे। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि दोनों ही वोल्टेज, यानी कि E1 और E2 कंक्लूड कर लेते हैं, जो भी आपने सीखा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपने क्या सीखा कि भाई E1 और E2 ये किससे बनेंगे, ये बनेंगे तुम्हारे phi से, एक पॉइंट ये सीखा आपने। दूसरा पॉइंट, E1 और E2 दोनों ही 90 डिग्री लैग करेंगे किससे, phi से फ्लक्स से। क्यों, क्योंकि यहाँ ये ही दोनों इन्हीं की वजह से दोनों बन रहे हैं, और हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, ड्यू टू E इक्वल टू d∅dt। तो जब भी तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ऑब्वियस ही चीज है, साइन की वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा मैंने डेरिवेशन यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक। तीसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि E1 और E2 ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि दोनों की दोनों सेम फ्लक्स को अपोज करके बने हैं, तो ऑब्वियस ही चीज है, दोनों की दोनों सेम फ्लक्स में होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इस पूरे डिस्कशन के बाद, जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला E1 RMS इक्वल टू 4.44, ठीक है, FN1 5m, और इसी तरीके से E2 RMS इक्वल टू 4.44 FN2 5m। क्लियर हो गया, ठीक, ये चीज याद हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर हम लोग देखें, अगर हम क्या करते हैं, E1 बाई E2 कर दें, ये कर देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, तो देखो E1 RMS डिवाइड बाई E2 RMS इक्वल टू N1 बाई N2 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यही तो हम लोग सीखते आए हैं अब तक, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो बेसिकली E1 और E2 के टर्म्स में लिखा जाता है। ध्यान से समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि N1 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई E2 RMS, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है, इसको, इसका क्या मतलब हुआ, इसको मतलब समझ लें। अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं यहाँ पे आपने N1 टर्न्स किए हैं और इधर जो है तुमने N2 टर्न्स किए हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, यहाँ पे इंड्यूस होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E1 और यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E2 होगा। तो E2 बाई E1 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा N2 बाई N1 के, ठीक, ये चीज याद रखना, यही तो हम लोग पढ़ते आते हैं ट्रांसफार्मर में। तो इसीलिए कहा जाता है, जो अब तक हमने सीखा है कि ट्रांसफार्मर में N2 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई E1 यह ट्रांसफार्मर रेशियो होता है। तो ये वो जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो आप यहां से भी डिराइव कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आती बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा दूं, यानी कि अगर हम ये कर दें E2 बाई N2 कर सकते हैं, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं E2 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई N1 लिख सकता हूं, ठीक है, समझ में आया। यानी कि इसको अगर मैं बात कहूं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज पर टर्न, और ये भी क्या हो गया, वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी कह सकता, सेकेंडरी कह सकता हूं, इसको क्या कहेंगे, वोल्ट पर टर्न ऑफ प्राइमरी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर E2 बाई N2 इक्वल है E1 बाई N1 के, इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं अगर थियोरेटिकली बताना चाहूं तो वोल्ट पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इक्वल होगा वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो यानी कि
पर टर्न्स के हिसाब से जितना वोल्टेज सेकेंडरी में बनेगा उतना ही वोल्टेज पर टर्न के हिसाब से प्राइमरी में बनेगा। ठीक है, बात ये चीज क्लियर हो गई होगी। यानी कि अगर 100 वोल्ट बन रहा है प्राइमरी में और उसमें 10 टर्न है, ठीक है, तो अगर हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर 100 टर्न है, ठीक, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 1000 बनेगा। तो देखो हर बार ये कितना निकल गया है, इसकी वैल्यू निकल गई 10, इसकी वैल्यू निकल गई 10। तो वोल्टेज पर टर्न प्राइमरी में कितने हैं, 10, वोल्टेज पर टर्न सेकेंडरी में कितने हैं, 10। तो याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेट में इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो है उसको अगर मैं थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा कि वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इक्वल होगा वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर एम्पेयर की बात करी जाए, करंट की बात कर ली जाए, तो हमने जानते हैं कि भाई I1, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई I1 और I1 बाई I2 इक्वल टू होता है N2 बाई N1। ठीक है, इसको ये इक्वेशन मैं बता चुका हूं पहले भी। तो जरा इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूं, I1 N1 इक्वल टू I2 N2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका सीधी सी बात, यानी कि ये जो चीज बता रही है कि प्राइमरी के एम्पेयर टर्न्स जो होंगे, एम्पेयर टर्न्स वो इक्वल होंगे सेकेंडरी के एम्पेयर टर्न्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक, जैसा हमने यहां सीखा कि वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी इक्वल होंगे वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। ये हो गई वोल्टेज का स्टेटमेंट, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर रेशियो को तुमसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज के टर्म्स में और कहा जाए कि एक लाइन में डिफाइन करो, तो आप ये लाइन बोलोगे कि वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू वोल्टेज टर्न ऑफ प्राइमरी। और अगर करंट के टर्म्स में बताने को कहा जाए तो ये लाइन बोलोगे कि एम्पेयर टर्न्स ऑफ प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी साइड के जो एम्पेयर टर्न्स हैं, ये क्या एम्पेयर और ये है टर्न्स। करंट को किस में लिखते हो, एम्पेयर में लिखते हो, तो करंट की वजह से एम्पेयर और टर्न्स ये आ गया। तो एम्पेयर टर्न्स ऑफ प्राइमरी इक्वल होगा एम्पेयर टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, यानी कि एम्पेयर टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफार्मर के रेशियो को। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल में अगर लिख के आता है कि एम्पेयर टर्न्स जो है प्राइमरी के वो अगर कितना है, वो उसकी वैल्यू 10 है, तो याद रखना एम्पेयर टर्न्स ऑफ सेकेंडरी के भी जो टर्न्स होंगे वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 10 ही होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जो भी चीजें हमने सीखी उसको सबसे पहले मैंने आपको एक रिकैप कराया कि वेरिएबल वोल्टेज से वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट से वेरिएबल फ्लक्स और वेरिएबल फ्लक्स से E1 और E2 आ जाएंगे। खास बात थी कि सेम फ्लक्स से ही दोनों आएंगे, तो इसीलिए हमने ड्राइव करा। हमने कहा भाई अगर करंट से फ्लक्स आता है तो क्योंकि करंट की वैल्यू हमने ले ली Im sin ओमेगा टी और उसी की वजह से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स की वैल्यू हमने phi m sin ओमेगा टी ले ली। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब करंट की वजह से ही फ्लक्स आता है, तो इसीलिए हमने उसे सेम फेज में लिया। किसी भी देखो किसी भी तरीके का लैग नहीं है पूरे इक्वेशन में, दोनों में। ठीक, फिर हमने लेंज लॉ लगाया, फैराडे लॉ लगाया, इक्वल टू माइनस का n/d dt। इसको सॉल्व करा, तो जब सॉल्व करा तो इक्वेशन ये आ गई। फर्दर सॉल्व करा तो हमें इक्वेशन मिल गई sin ओमेगा टी माइनस 90। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओमेगा टी माइनस 90 जो है ये बता रहा है कि जो जनरेट होने वाला वोल्टेज है E1, वो फ्लक्स जिसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। ये चीज हमने सीखी। फिर मैंने इसी को आपको वेवफॉर्म के रूप में सिखाया कि 90 डिग्री लैग का मतलब क्या होता है, यहां पे ये चीज सीखी। देन हमने सीखा कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू होती है तुम्हारी मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। मैक्सिमम में n ओमेगा phi m, इसको √2 से डिवाइड करा तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल गई 4.44 f n phi m। क्योंकि E1 की बात हो रही थी तो N1 आ जाएगा। E2 की बात करेंगे तो सिमिलरली जैसा आपने E1 को ड्राइव करा है उसी तरीके से E2 आएगा और लगभग सेम आएगा, केवल N2 का डिफरेंस होगा। रीजन क्या है, क्योंकि सेम ही फ्लक्स है जिसकी वजह से E2 और E1 आ रहे हैं, इसीलिए सेम इक्वेशन आएगी। फिर हमने एक इंटरेस्टिंग सा काम करा, हमने दोनों को डिवाइड करके देखा तो वो निकल के आया E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, और यही हम लोग पढ़ते आए थे। यानी कि आप इसे डिराइव भी कर सकते हो। जो आपसे अगर कोई कहता है कि N2 बाई N1 ट्रांसफॉर्मर में E2 बाई E1 के बराबर क्यों होते हैं, तो तुम ये डेरिवेशन उसको करके दिखा सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कहीं अच्छी का इंटरव्यू देने जाओगे तो N2 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई E1 ये तुमसे प्रूफ करने को कह देगा, तो आप ये डेरिवेशन वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। देन हमने इसको सीखा कि अगर थोड़ा सा और अगर हम इसे शफल करते हैं और E2 बाई N2 को E2 बाई E1 को N2 बाई N1 की जगह अगर रिप्लेस कर देते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, E2 बाई N2 इक्वल टू E1 बाई N1। तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आई कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज पर टर्न जो होंगे सेकेंडरी के वो इक्वल होंगे वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी। और इसी तरीके से करंट की हमने देखी कि एम्पेयर टर्न्स जो होंगे प्राइमरी के वो इक्वल होंगे एम्पेयर टर्न्स ऑफ
सेकेंडरी, ये हमने दोनों चीज़ें इस पूरे चीज़ों में सीखी। अगर हम शफल कर देते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव काम कर लेते हैं, तो ये चीज़ हमें मिल जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और इसका इस्तेमाल गेट अक्सर करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए बच्चों से, तो ध्यान रखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ हमने खट्टी मीठी बातें देखी, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देखे कि इतना बोरिंग भी नहीं है ट्रांसफार्मर को जब हम डेरिवेशन करते हैं, और वो बहुत कुछ सिखाता है वहाँ का उसका डेरिवेशन। काफ़ी उसमें सीक्रेट्स छुपे हुए थे जिसको हमने डिस्कस करा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।